हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है प्रधानमंत्री का पेरिस में एआई एक्शन समिट के सह अध्यक्षता के दौरान जो है दिया गया संबोधन या भाषण, जिसमें भारत का जो दृष्टिकोण है एआई को लेकर उसमें उन्होंने विधिवत बताया है और उसको हम यहाँ पे समझाएंगे। दूसरा जो मुद्दा है, आपको पता होगा कि पहले भी चर्चा रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे एन बीरेन सिंह ने जो है 9 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अभी तक वहाँ पे कोई सरकार नहीं बनी है, जिसके कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सके, जिसको लेकर भाजपा असहज रहती है या वो नहीं चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि वो उसका मानता राष्ट्रपति शासन के अगेंस्ट रहा इन जनरल जो है। तो ऐसे में उस पूरे मुद्दे को समझेंगे, क्या प्रावधान है संविधान, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई निर्णय है तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा है वो संविधान में जब संविधान बना था तो उसकी जो मूल प्रति लिखी गई थी वो हाथ से लिखी गई थी, हस्तलिपि लिखी गई थी, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। साथ ही साथ उस मूल प्रति में संशोधन करके 22 चित्र जो है वो लगाए गए हैं विभिन्न अध्यायों के साथ, जो कहीं ना कहीं भारत के विकास की यात्रा, इतिहास की और उसमें यात्रा है। उसमें सिंधु सभ्यता से लेके आज़ाद हिंद फौज तक की जो है, यानी स्वतंत्रता, इतिहास, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन, कई सारे राजाओं के बारे में है, जैसे टीपू सुल्तान के बारे में जो है, लक्ष्मीबाई के बारे में, अकबर के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में। तो उसमें कई सारे ऐतिहासिक पुरुषों की उसमें चित्र लगे हुए हैं विभिन्न में। बात उसको लेकर जो है एक विवाद ये आया है कि जो मूल प्रति दी जा रही है उसमें वो चित्र गायब हैं और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कह सकते हो 3 दिवसीय दौरे के लिए जो है 10 से लेके 12 तक, यानी आज तक के लिए जो है वो फ्रांस के राजधानी पेरिस में फ्रांस रहे हैं और उनके द्वारा कल पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की गई है और इस दौरान उन्होंने एक्शन समिट के बारे में, एआई के बारे में भारत का क्या दृष्टिकोण होगा उसको समझाने की बात उसमें की गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने बताया है कि एआई के लिए वैश्विक एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो नैतिक दृष्टि से हो और वो भेदभावपूर्ण न हो। तो आइए हम उसको समझने की कोशिश ही करते हैं, क्या मामला है। देखिए, परिचय में प्रधानमंत्री जब एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता कर रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, तो उन्होंने एआई के बारे में एक अपनी जो उद्बोधन है, अपने संबोधन है, उसको बताया कि एक उदाहरण के द्वारा, कि वो कहे कि जैसे आज हम अपने किसी एआई ऐप में अपने स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई डेटा देते हैं तो वो बहुत ही सरल शब्दों में वो हमें बता सकता है। लेकिन उसी एआई ऐप को अगर हम कहते हैं कि एक लेफ्ट हैंड से लिखने वाले आदमी का तस्वीर ड्रा करो, तो वो बहुत संभव है कि वो तस्वीर जो ड्रा करेगा वो आदमी राइट हैंड से लिख रहा होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो दर्शाना चाहते हैं कि एआई कैसे हमारे ज़िंदगी में काम को आसान कर रहा है, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो इसकी लर्निंग होती है, जिस डेटा पे इसकी तैयार की जाती है, उसके में बायसनेस होने के कारण वो बायसनेस प्रदर्शित करता है। ये बातों के जरिए उन्होंने एआई की संभावना और उसकी चुनौतियों को भी बताया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और इसमें जिम्मेदार शासन, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, समावेशी नवाचार और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया इस उद्बोधन के दौरान। तो इसमें एक एक करके देखते हैं वैश्विक एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क की आवश्यकता। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एआई दुनिया भर में गवर्नेंस, अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा और समाजों को नया आकार दे रहा है और पिछली जितनी भी तकनीकी प्रगति रही है उनसे अलग एआई अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, जिसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, यानी जो इसका विकास है वो अभूतपूर्व तरीके से हो रहा है पिछली किसी भी जो प्रौद्योगिकी है उसकी अपेक्षा। ऐसे में इसमें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री मोदी ने एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आग्रह किया, जो कि पूर्वाग्रह से, गलत सूचना से और साइबर खतरों जैसे जोखिमों को संबोधित करते हुए
इनोवेशन को बढ़ावा दे सके। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वाग्रह, गलत सूचना और साइबर खतरे, ये जो खतरे हैं उनसे बचने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें एक वैश्विक स्तर पे एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ये बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में जो है हमें विश्वास निर्माण तंत्र और समान एआई पहुंच को हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये एआई वैश्विक, जो इस एआई में जो वायसनेस है ये कहीं न कहीं ग्लोबल साउथ के लिए ज़्यादा ही चिंताजनक विषय को कर रहा है। और वो कहते हैं कि इस नवाचार को बढ़ावा देके हम वैश्विक गुड या ग्लोबल गुड के लिए एआई को लागू करने के बारे में हम ये प्रगति, ये जो फ्रेमवर्क होगा वो एआई को वैश्विक गुड या ग्लोबल गुड के बारे में या वैश्विक भलाई के बारे में लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई सामाजिक परिवर्तन और सतत विकास के लिए एआई है, इस पर बल दिया। और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्रांति लाने की एआई की क्षमता पर प्रकाश डाला और कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी ये योगदान देता है। देखिए प्रधानमंत्री जो ये बात कह रहे हैं, इन क्षेत्रों में पिछले 2 बजटों में, पिछले बजट में और इस बजट में एआई के लिए जो है सक्षमता केंद्र या एक्सेलेंट उत्कृष्टता केंद्र के लिए भी सरकार ने पहल कर रखी है। ठीक है, और इसमें जो उन्होंने कहा कि विभिन्न पहलुओं पर एआई के जुड़ा आश्वासन किया। वो कह रहे थे कि एआई कैसा होना चाहिए, यानी दुनिया के लिए आह्वान कर रहे हैं कि एआई कैसा होना चाहिए। पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए ओपन सोर्स एआई सिस्टम होना चाहिए, यानी ऐसा एआई सिस्टम जिसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आम सभी लोग उसका कर सके, न कि किसी पर्टिकुलर देश और कंपनी को लेकर। अब यहाँ पे जो ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस द्वारा जो ये एआई पर एक्शन समिट किया जा रहा है और उसमें भारत को सदस्यता दी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये फ्रांस एक भारत को लेकर, फ्रांस के नेतृत्व, फ्रांस या यूरोप भारत को लेकर एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका और चीन के दावेदारी या दबदबे से अलग हो। अमेरिका अभी क्या है कि वो उसके पास एक तरह से प्रौद्योगिकी में, उसमें भी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो जीपीयू आदि है, उसमें उसके पास बादशाहत हासिल है। और उसके द्वारा अभी हाल फिलहाल में कुछ निजी कंपनियों द्वारा मिलके 500 अरब डॉलर का स्टारगेट परियोजना लाई गई है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो दुनिया के सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है एआई के बादशाहत हासिल करने के लिए। उसके कुछ दिन बाद ही चीन द्वारा डीप सीक नामक जो है, जिसे हम डीप फेक ही कहो, डीप सीक नामक उसने अपना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो दिया, और जिसके कारण अमेरिकी बाजार में खासतौर से जो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए टेक मार्केट है उसमें वो जो है उथल पुथल हो गई थी। तो दोनों तरफ है, एक तरफ है अमेरिकी कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर निवेश करके एआई को अपने अंदर तक रखना चाहती हैं, अपने ही अधिकारता में रखना चाहती हैं, बादशाहत चाहती हैं। दूसरी तरफ चीन है जो राज्य समर्थित है और वो भी एआई को अपने तरफ ही रखना चाहता है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका कहना है कि यूरोप और भारत मिलके एक तीसरा वे बना सकते हैं, और उसी वे के जरिए प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, ओपन सोर्स एआई होना चाहिए जिसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लोग कर सके। जैसे कि गूगल का एंड्रॉयड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उस पर लोग अपना अन्य सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, तो ये पहलू को इन्होंने दिया। लेकिन जो ऐसा ओपन सोर्स हो, यह कैसा हो, निष्पक्ष और प्रतिनिधि एआई मॉडल हो, यानी ये पूर्वाग्रह मुक्त डेटा सेट हो, पूर्वाग्रह से ये मुक्त हो, क्योंकि हम जो भी एआई में देखते हैं वो उस डेटा पे निर्भर करता है जिस डेटा को उसकी लैंग्वेज होती है। सपोज द सोचो कि एआई क्या है, अभी एक छोटा बच्चा है, या हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो मनुष्य की तरह सोचे, विचार करे या बुद्धिमान हो। अब मनुष्य की तरह बुद्धिमान करने की बात, तो मनुष्य बुद्धिमान कैसे होता है, लर्निंग प्रोसेस के द्वारा होता है, जो उसके पैदा होने से लेके ताउम्र उसके चलता रहता है। और जो चीज़ें वो पढ़ता है, जो चीज़ें वो सीखता है, जिस परिवेश में वो रहता है, उसके प्रति बायसनेस हमारे विचारों में दिख जाती है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जिस तरह से ट्रेन किया जाएगा, जिस डेटा पे ट्रेन किया जाएगा, उसमें अगर बायसनेस रहेगी तो वो बायसनेस दिखाई देगी।
और यही बात प्रधानमंत्री वो जो बाएं हाथ का लेखन वाला चित्र बनाने की बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट हैंड लिखते हैं, तो जब एआई चित्र भी बनाएगा तो वो राइट हैंड वाला ही लिखा हुआ चित्र बनाएगा, क्योंकि वो उसी को उसने सीखा गया है, उसी पर उसको सिखाया गया है। तो ये भी इसके लिए तो कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह और मुक्त डेटा सेट हो, यानी जो एआई सिस्टम की लर्निंग हो वो ऐसे डेटा सेट पर हो जो किसी पर्टिकुलर पूर्वाग्रह पर आधारित ना हो। साथ ही साथ साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जैसे डीप फेक और गलत सूचना के लिए इसमें साइबर सुरक्षा की बात की जाए। प्रासंगिक समाधानों के लिए स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ एआई का एकीकरण किया जाए, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके, खासतौर से ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में। ये उन्होंने एआई को कैसे वैश्विक स्तर पे जो तीसरा वेव बनाने की बात है उसको कहा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और कहा कि एआई को आपको सस्टेनेबल भी बनाना पड़ेगा, उनको ग्रीन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एआई के लिए जिस बड़े पैमाने पर डेटा सेट की ज़रूरत होगी और उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए जितनी बिजली की ज़रूरत होगी वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि हमें एआई के जो विशाल ऊर्जा खपत है उसके लिए हमें एक टिकाऊ एआई मॉडल या सस्टेनेबल एआई मॉडल को भी हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में वो कहते हैं कि भारत और फ्रांस दोनों सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि भारत फ्रांस दोनों ने ही सहयोग से जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में चल रहा है। तो इसी तरह की बात प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भी की है। साथ ही साथ एक और जो मुद्दा बार बार उठाई देता है कि एआई और रोजगार, कि एआई के आने से रोजगार की कमी होगी। इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इसको रोजगार या जो वर्क फोर्स है या जो पूरा रोजगार का पूरा सिस्टम है, उन्हें एडाप्टेशन आना पड़ेगा। किसके? परिवर्तन के साथ। परिवर्तन के साथ खुद को बदलने की अनुकूलता आनी चाहिए, उसको एडाप्टेशन कहते हैं। वही बात करें कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, उन्होंने चिंता को भी किया कि नौकरी की कटौती की चिंता है, लेकिन वो कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि तकनीकी प्रकृति काम या रोजगार को खत्म नहीं करती है, बल्कि इसकी प्रकृति को बदल देती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि काम खत्म, जैसे कंप्यूटर आया तो लोगों को लगा कि लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ ये टाइप करने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बस क्या हुआ, उनकी प्रकृति बदल गई, नए नए काम, नए नए अवसर जो है सामने आते हैं। इस बात पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें अपनी जनसंख्या को और अपने वर्क फोर्स को स्किलिंग और रीस्किलिंग की ज़रूरत है, यानी उन्हें कौशल दो, यानी एआई या जो नया क्षेत्र है, किसी भी तकनीकी प्रगति के साथ हमें उनको कौशल देना पड़ेगा, और जो पुराने तकनीकी कौशल में हैं उनको भी रीस्किलिंग या पुनर्कौशल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इसके साथ वो कदम ताल मिला सके। साथ ही बताया कि विशाल एआई प्रतिभा पूल के साथ भारत पहले से ही डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए हमने अप स्किलिंग शुरू कर दी है, ये भी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। एआई क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि हम पहले से ही अपने 104 अरब लोगों को लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं, जो कहीं न कहीं शासन और वाणिज्य के कम लागत ओपन एक्सेस नेटवर्क प्रदान करता है। साथ ही साथ हम डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण आर्किटेक्चर भी और सुरक्षित है, और लोकतांत्रिक डेटा के उपयोग को भी हम सुनिश्चित कर रहे हुए। ऐसे में हमने राष्ट्रीय एआई मिशन भी लाया है, वो उन्होंने प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने राष्ट्रीय एआई मिशन भी लाया है, जिसमें जो एआई से जुड़े कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खर्चे को देखते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे भारत एक बड़े स्तर पे जो है एक कंप्यूटिंग क्षमता बना रहा है, जिसका छोटे छोटे कंपनियां, छोटे छोटे स्टार्टअप वहाँ पे किराए पे अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल या अपने एआई मॉडल को ट्रेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें भारत ने बताया कि कैसे एआई के क्षेत्र में भारत अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को कर सकता है। साथ ही ये भी बताया कि भारत अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को दर्शाने वाला अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहा है, जो कि हमारे अपने परिस्थितियों के अनुरूप हो। और फिर इसमें कहें कि सभी के लिए जिम्मेदार एआई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हमारे पास जब G20 की प्रेसिडेंसी थी, तब से भारत जिम्मेदार एआई विकास पर आम सहमति बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, और भारत ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि एआई का भविष्य सभी के लिए अच्छा हो। चूंकि एआई मानवता के भविष्य को आकार देता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मानव केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। भारत का दृष्टिकोण जो है
सामाजिक भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के साथ संरक्षित है, जिससे एआई दुनिया भर में प्रगति और समानता का ताकत बन सके। यानी भारत का ये हमेशा है कि जो एआई है वो सभी के लिए रिस्पॉन्सिव एआई है, ये ही इसी के प्रति भारत प्रतिबद्ध है और इसी बात को भारत ने दोहराया है। देखिए, नैतिक एआई शासन, सतत नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए जो उसका आह्वान है, दुनिया भर के जो विभिन्न जो है स्टेक होल्डर हैं उन लोगों के साथ ये रेजोनेट होता है। किन के साथ रेजोनेट नहीं होगा? जाहिर सी बात है, अमेरिका के साथ रेजोनेट नहीं होगा और चीन के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो ऐसे में इन दोनों देशों के द्वारा, जैसे अमेरिका ने इस पर जो घोषणा पत्र था उस पर साइन नहीं किया, क्योंकि उसकी मान्यता के अनुसार उसको लग रहा है कि सारा पैसा तो हम लोग, हमारी कंपनियां खर्च कर रही हैं और उसका दुरुपयोग जो है चीन आदि करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो अलग मुद्दा है। ये जो एआई एक्शन समिट में जो भारत, फ्रांस या आप इसे कह सकते हो कि यूरोप और भारत का मुद्दा है, वो है कि एआई को ओपन सोर्स बनाया गया है, जो किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर देश की जो है परिधि से बाहर रह के वो पूरी मानवता को उसका लाभ मिल सके, इसलिए ओपन सोर्स हो जिसपे और भी लोग अपना काम कर सके। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, ये है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। अब तो खैर पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। इन्होंने 9 फरवरी को अपना इस्तीफा जो है वहाँ के अपने राज्यपाल जो है भल्ला जी, ए के भल्ला जी को सौंप दिया। उसके बाद से अभी तक वहाँ पे सरकार, जब तक ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक जो है सरकार को लेकर अस्थिरता वो बनी हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज जो है अगर उसको 12 तारीख तक नहीं करेंगे तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अनिच्छुक दिखाई देती है, क्योंकि वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाने को लेकर वो थोड़ा रिलक्टेंट रही है, वो नहीं लगाना चाहती रही है। ठीक है, फिर भी मजबूरन में लगाना पड़ता है, तो लगाया भी है। 2021 में पडिचेरी में लगाना पड़ा था, क्योंकि वहां पे भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो आइए पूरे मुद्दे को ही हम समझ लेते हैं, राष्ट्रपति शासन और ये सारे पहलू। ठीक है, देखिए 9 फरवरी को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार अभी नहीं तय हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उसलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बारे में देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था करता है। और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद जो राज्य की सारी प्रशासनिक मशीनरी होती है वह केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है और जो विधायिका का कार्य है वह संसद के पास आ जाता है। हालांकि जो हाई कोर्ट है वो अपना वैसे ही कार्य करता रहता है, क्योंकि वो पहले से ही यूनिटरी फंक्शन में हाई कोर्ट कार्य करता रहता है। तो हाई कोर्ट यानी न्यायपालिका को छोड़कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य केंद्रीय स्तर के विधायिका और केंद्रीय स्तर के कार्यपालिका में समाहित हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो उसके लिए राज्यपालों से रिपोर्ट आती है, या अपने आप भी अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के साथ के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है, यानी जो संवैधानिक प्रावधान बने हुए हैं अगर उसके तहत राज्य में व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती हैं, ये राज्यपाल से रिपोर्ट मिल जाए या राष्ट्रपति को अन्यथा भी मिल जाए। ऐसा नहीं कि राज्यपाल देगा तभी करेगा, वैसे राज्यपाल देते हैं। अगर राज्यपाल नहीं भी दे तब भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के तहत व्यवस्था काम नहीं कर सकती है तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। संवैधानिक तंत्र जैसे अभी है कि जो सरकार बनना है उसमें टाइम है कि उसके समय तक जो है हर 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं व्यवस्था होगी तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा के उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर आगे आने वाली व्यवस्था देखी जाएगी। ठीक है, और इसमें जैसे ही राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करेंगे ये व्यवस्था राष्ट्रपति शासन 2 महीने के लिए लागू रह सकती है, बशर्ते उस 2 महीने के दौरान, मैंने इसके 2 महीने के अंदर यानी लागू होने के पहले लोकसभा और राज्यसभा एक प्रस्ताव के माध्यम से अलग अलग, साधारण बहुमत से ही होता है लेकिन अलग अलग प्रस्ताव पारित करके अनुमोदित कर दे, हाँ ठीक है जो है ये राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तब ये अगले 6 महीने तक के लिए रह जाएगी। और इससे करते करते राष्ट्रपति शासन की घोषणा 6 महीने बाद तक बढ़ाया जा सकता है। संसद 3 साल तक के लिए हर 6 महीने पर उसके अलग अलग संसद द्वारा अनुमोदित करते हुए इसको मंजूरी दी जा सकती है। ये प्रावधान है
लेकिन इसके लिए 1 साल से जब ज्यादा समय के लिए करना होगा, यानी ये पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने के ज्यादा के लिए करना पड़ेगा, तो कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि या तो राष्ट्रपति शासन जब 1 साल से ज्यादा कर रहा हो तो उसमें देश में या उस राज्य में, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा हो या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब कर सकता है, या चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराया जा सकता है, तभी वो संसद 1 साल से ऊपर उसे बढ़ा सकती है 3 साल तक के लिए। ये है संविधान के तहत कैसे उसको लगाया जाता है। अब इतिहास को देख लिया जाए तो जब 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, यानी पहली बार लागू हुआ, हालांकि उसको लागू तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, उसमें क्या है कि अब तक 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। अभी तक तो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली और पुडुचेरी, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में मिला के करीब 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। 10 बार, 10 बार उत्तर प्रदेश में भी लगा है, 10 बार मणिपुर में भी लगा है। लेकिन ये राज्य यानी मणिपुर और उत्तर प्रदेश भले 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन लंबे समय तक अगर राष्ट्रपति शासन में रहने की बात किया जाए तो ये राज्य नहीं है। लंबे समय तक यानी इससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले राज्य जम्मू कश्मीर है, पंजाब और पुडुचेरी है, जो ज्यादातर लंबे समय से रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर के बारे में देखा जाए तो 1950 से लेकर राष्ट्रपति शासन लगभग 12 साल से ज्यादा समय तक उसमें रहा है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। पंजाब में भी 10 साल से ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन रहा है, क्योंकि ये दोनों राज्य कभी उग्रवादी, जम्मू कश्मीर में तो आज भी समस्या है, लेकिन पंजाब जो उग्रवाद अलगाववाद झेल रहा था उसके कारण अस्थिर थे, जिसके कारण यहाँ पे रहा है। यानी सबसे ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर में, इसके बाद पंजाब है, और फिर अभी हालिया उदाहरण देखा जाए तो पुडुचेरी में लगा था 2021 में, जब कांग्रेस सरकार विश्वास मत में विफल होने के कारण सत्ता से हट गई थी और कोई भी और तैयार नहीं है, तब ये लगा था। और ओवरऑल पुडुचेरी में भी 7 साल से अधिक समय तक जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है। तो सबसे ज्यादा बार लगा है उत्तर प्रदेश और मणिपुर में। और अब देखिए अगर लग जाएगा, अगर मणिपुर में फिर लग जाता है तो मणिपुर नंबर 1 हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश मणिपुर बराबर है। और सबसे ज्यादा समय तक रहा है जो है जम्मू कश्मीर, इसके बाद पंजाब है, फिर पुडुचेरी भी रहा है इसके साथ। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है राष्ट्रपति शासन को लेकर, देखिए मैं जब भी पॉलिटिकल वाली चीज़ों को पढ़ाता हूँ या संविधान के बारे में, तो मैं बता देता हूँ कि संविधान क्या है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि संविधान में क्या लिखा गया है, उसका सामान्य क्या अर्थ है। लेकिन अगर कहीं विवाद हो जाता है तो संवैधानिक कोर्ट द्वारा अगर कोई बात कही गई हो तो वो फिर उस पर हमें मानना पड़ता है। खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान पीठ ने ये बात कही है। तो राष्ट्रपति शासन पर लेकर एक एसआर बॉम्बई फेमस 1994 का केस है, जो 9 जजों का पीठ थी, उसने एसआर बॉम्बई केस में जो है राष्ट्रपति शासन को लेकर बड़ा विधिवत उसने बनाया है, जिसने कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन को का दुरुपयोग की जो संभावना है उसको काफ़ी हद तक उसने रोकने की कोशिश की है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति की जो है और केंद्र राज्य संबंधों पर इसके प्रभाव की व्यापक रूप से व्याख्या की। ये क्यों किया गया? क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने और राज्य सरकार को बर्खास्त करने के कई उदाहरण देखे गए और जिसके कारण मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। जैसे अभी तक पता है कि 134 बार, तो उस समय तक मान लिया नहीं 134 बार तो 125 130 बार तो पहुंच ही गया होगा। और ऐसे में ये मामला था, तब एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघवाद में यह मामला आया और इसमें यह कहा गया निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इस मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी ये नहीं है कि अब एक बार राष्ट्रपति जारी कर दिया तो उस पर कुछ समीक्षा नहीं हो सकती है और यह देखने के लिए निर्णय की जांच कर सकती है कि क्या यह अवैधता
दुर्भावना, बाहरी विचार या शक्ति के दुरुपयोग या धोखाधड़ी से ग्रस्त है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के राष्ट्रपति के व्यक्तिपरक निर्णय की शुद्धता पर विचार नहीं करेगा कि राष्ट्रपति के व्यक्तिगत निर्णय, वो देखेगा जिन आधारों पे लगाई गई है क्या वो आधार सही है। अगर वो आधार दुर्भावनापूर्ण, शक्ति का दुरुपयोग, धोखाधड़ी का लगेगा कि गलत तरीकों पर लगाया गया है, तो वो उसे बहाल भी कर सकती है। साथ ही साथ इसी निर्णय में राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता, राज्यों के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश भी दिए थे। जैसे होता है ना कि 2 महीने के लिए के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को उसको अनुमोदित करना होता है, और बाद में जो है उसको भंग, मान लिया राष्ट्रपति शासन हो, विधानसभा भंग हो जाए, फिर क्या होगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में दिशा निर्देश दिया कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो जो विधानसभा है वो सस्पेंड रहेगी, भंग नहीं होगी, सस्पेंड रहेगी, और बाकी राज्यों के कार्य अपने होते रहेंगे कोई अंग। और उसी दौरान जब ये लागू हो जाता है, यानी जब संसद के दोनों सदन अपना अलग अलग अनुमोदित कर देते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे और लोकसभा राज्यसभा तो इसे अगर मंजूरी नहीं देते हैं तो पुनः वो बहाल हो जाएगी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके अगर उसको लगता है कि अगर प्रक्रिया गलत है तो वह पूरी तरह से राज्यसभा जो है इस व्यवस्था को पलट के वो यहाँ तक कि विधानसभा को भी जीवित कर सकती है, ऐसा उसने निर्णय दिया है। और इस निर्णय के बाद काफ़ी अगर देखा जाए तो रुकावट रही है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार अपने अगर निर्णयों में देखा जाए, जब अटल बिहारी वाजपेयी रहे या जब भी रहे, तो ये कोशिश खासतौर से जो मोदी सरकार है ये राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर रिलेक्टेंट रहा है, क्योंकि इस भाजपा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये राज्यों के सत्ता का दुरुपयोग करती रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा एक अन्य संवैधानिक पहलू। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मूल प्रति है, और यहाँ पे देखिए कई सारे चित्र बने हुए हैं, और संविधान की जो मूल प्रति है जो कि हस्तलिखित है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उसके विभिन्न मतलब जो भाग है करीब उसमें कई सारे चित्र, लघु चित्र बने हुए हैं जो हमारे सिंधु सभ्यता से लेके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐतिहासिक घटनाओं को एक तरह से चित्रित करते दिखाई देते हैं। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एक सांसद ने ये आरोप लगाया है राज्यसभा में कि जो उन्हें प्रतियां मिल रही हैं उसमें मूल प्रति का जो दिखाया जाता है उसमें वो चित्र गायब हैं, जो कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि संविधान में कामा फुल स्टॉप अगर कोई भी चीज़ संशोधन करना हो तो संसद के जरिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है। यहाँ तक कि जब लिखना संविधान में लिखने के बाद जब वो चित्र भी जोड़ा गया तो उसके लिए भी संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा ही, वो अनुमोदन के द्वारा ही वो जोड़ा गया था। और ऐसे में आइए इस पूरे मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर से सांस्कृतिक पहलू को देखते हुए। देखिए राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने 11 फरवरी को कहा कि संविधान निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षरित और संसद द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पहली सुलेखित प्रति में 22 लघुचित्र ही एकमात्र प्रमाणिक संस्करण है जिसे पूरे देश में लागू किए जाने की आवश्यकता है, और इसे किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और उसके सख्ती से निपटने के लिए उन्होंने सरकार से निर्देश दिए हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा कहा गया है कि देश में अब बेची जा रही संविधान की अधिकांश प्रतियों में 22 चित्र गायब होने का मुद्दा उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा कि मूल चित्रों के शामिल करने की मांग की, क्योंकि ऐसा नहीं करना कहीं न कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि संविधान के तहत आप अगर उसमें चित्र हैं तो आप उसे मूल प्रति अगर करके संविधान की बेच रहे हैं तो उसमें वो मूल चित्र होने चाहिए, ये बात इसमें की गई है। और इसी को लेकर राष्ट्रपति धनखड़ ने, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जी भी ने यही बात सरकार को क्या की है, निर्देशित की है। देखिए संविधान में वर्णित चित्रांकन की विषय वस्तु देखा जाए तो देखिए संविधान को जो है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू जी चाह रहे थे कि इसे हस्तलिखित हाथों से लिखा जाए, और इसके लिए जो है एक प्रेम विहारी राजनारायण रायजादा थे, ये बढ़िया बहुत अच्छा लिखते थे, तो इनको दिया गया कि ये हस्तलिखित करें, और उन्होंने हस्तलिखित भी किया है। और उनकी शर्त पैसा नहीं लिया, बस उनकी शर्त ये थी कि वो
संविधान के हर पेज पे उनका हस्ताक्षर हो और लास्ट पेज पर उनके और उनके दादाजी का जो है वर्णन किया जाए। तो फिर वो किया गया। साथ ही साथ इसमें चित्रों की भी परिकल्पना की गई थी और इसके लिए शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस, जो प्रसिद्ध जो है चित्रकार भी रहे हैं, आज स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे हैं, गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई, उनकी टीम को जिम्मेदारी दी गई कि इसमें चित्रों का भी अंकन किया। उनके द्वारा कई सारे जो है देखिए संविधान में 22 हाथ से बनाई गई चित्रों को क्रम में रखा जाता है, तो जिससे एक कथानात्मक योजना शुरू हो जाती है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों को वर्णित करता है। इसमें रामायण और महाभारत के भी दृश्य शामिल है। अगर विविध भौगोलिक स्थिति को भी दिखाया गया, जिसमें रेगिस्तान से लेके हिमालय तक, महान हिमालय तक का भी वर्णन किया गया है। इन चित्रों में रामायण, महाभारत, भगवान राम, महात्मा गांधी, अकबर, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अन्य तस्वीरें, चित्र भी इसमें शामिल है, जिसको अगर एक एक करके देखें तो संविधान में इतिहास और धर्म से लिए गए चित्र है। एकदम भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र में सिंधु घाटी क्षेत्र से उत्खित बैल मुहर संविधान में पहला सचित्र प्रतिनिधित्व करता है। जो बैल का जो हमें वो मुहर दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पहला है संघ और राज्य क्षेत्र में, उसके जो है पहले पेज पर ये है। दूसरा है नागरिकता में देखा जाए तो एक आश्रम का दृश्य है जिसमें पुरुष तपस्वी आकृतियां ध्यानपूर्ण वातावरण में प्रार्थना कर रही हैं। तीसरा, अगर भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसमें जब लंका से युद्ध करके जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वापस लौट रही हैं, उसका चित्रण इसमें किया गया है भाग 3 मौलिक अधिकारों में। भाग 4 में देखेंगे तो राजनीति निर्देशक के सिद्धांत में महाभारत के उद्देश्य है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे होते हैं। भाग 5 में भगवान बुद्ध का केंद्रीय आकृति है जो एक शांत वातावरण में शिष्यों, जानवरों और पक्षियों से घिरे हुए हैं। इसी तरह से भाग 6 में भगवान महावीर की छवि है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और बैठे हुए। भाग 8 में महाबलीपुरम की मूर्तियां हैं और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण इसमें चित्रों में दिखाया गया है। साथ ही विभिन्न शासकों का भी वर्णन है। जैसे देखिए भाग 7 में सम्राट अशोक को हाथी पर बैठे हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। भाग 9 में राजा विक्रमादित्य के दरबार का दृश्य है जिसमें वो संगीत और नर्तकियां हैं, जिससे दिखाई देता है कि विक्रमादित्य कला के संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। संविधान के प्रमुख चित्र के रूप में एकमात्र महिला आकृति, हालांकि ये कहना जब माता सीता है तो कैसे कहें कि एकमात्र महिला, फिर भी झांसी की रानी जो शासक के रूप में झांसी की लक्ष्मी भाई हैं। और ये भाग 16 में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के साथ एक कवच पे जो है चित्रित किया गया है। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह को भाग 15 में दर्शाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम की भी झांकी है। महात्मा गांधी को 2 बार दिखाया गया है, एक दांडी मार्च के दौरान नेतृत्व करते हुए और नोआखाली में दंगा प्रभावित जो है वहाँ पे जो दौरा करते हैं उसको दिखाया गया है। इसमें सुभाष चंद्र बोस को भी एक पहाड़ी पृष्ठभूमि के सामने झंडे को सलामी करते हुए और आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के साथ मार्च करते हुए दिखाया गया है। संविधान में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दिखाया गया है और उनके द्वारा रचित राष्ट्रगान को श्रद्धांजलि दी गई है। इसलिए देखेंगे कि विभिन्न सिंधु सभ्यता से लेके स्वतंत्रता के निर्माण तक, संविधान के निर्माण तक की जो परिस्थितियां रही है उसको विभिन्न सांस्कृतिक पहलू में सजोने का कोशिश किया गया है इन चित्रों के द्वारा। ऐसे में जो चित्र कलाकार की नियुक्ति की गई थी उसमें देखिए इनको नियुक्त किया गया था अंतिम सत्र में 26 नवंबर 1949 के एकदम हस्ताक्षर के ठीक पहले नंदलाल बोस को चुना गया था। और इसके पीछे जो मेन वजह संभवतः माना जाता है कि राष्ट्रवादी आंदोलन से उसके लंबा जुड़ाव था और इसलिए उनको काम सौंपा गया। यह महात्मा गांधी के भी करीबी सहयोगी थे। इन्होंने 1938 में गुजरात में जो बारदोली के पास हरिपुरा में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसके लिए पोस्टर डिजाइन भी करने वाले नंदलाल बोस भी रहे हैं। तो ऐसे में इन चित्रों के बारे में, इन सारी चीज़ों में तो जनकर जी का कहना है कि अगर हम संविधान की मूल प्रति दे रहे हैं और संविधान में अगर कोई चित्र लिखा गया है, कोई चित्र वर्णित है, तो वो उस समय के जो संविधान निर्माता है उनकी संस्कृति से है और वो उसके जरिए कुछ न कुछ कन्वे करना चाहते थे। तो ऐसे में अगर कोई मूल प्रति कहा जा रहा है कि संविधान की मूल प्रति है तो संविधान में उन चित्रों का भी वर्णन वाली प्रति होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, वहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं, PDF में भी मिल जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।